Hello guys, and welcome back to Prep House. My name is Pravesh and I am the curator of this series called Superset Sociology. और हम जिस टॉपिक पे अभी बात कर रहे हैं करेंटली वो है सोशोलॉजी एंड इट्स रिलेशन विद अदर सोशल साइंसेस। हम अभी तक 5 चीज़ें देख चुके हैं। हमने पॉलिटिकल साइंस देखा, हिस्ट्री, फिर हमने फिलॉसफी देखा था, एथिक्स देखा था, और हमने लास्ट में जो देखा अभी, जो हमारा लास्ट लेक्चर था, वो था इकोनॉमिक्स। अब हमारे पास 2 और टॉपिक बचे हैं इसमें कवर करने के लिए, जो कि है एंथ्रोपोलॉजी और साइकोलॉजी। और प्रोबेबली जल्दी हो जाएगा, ये भी ज़्यादा इसमें चीज़ें हैं नहीं। एंथ्रोपोलॉजी जो है बेसिकली, लेकिन उसे कहा जाता है सिस्टर ऑफ सोशियोलॉजी, ठीक है? तो उससे हमें थोड़ा रिलेट करना पड़ेगा। एंथ्रोपोलॉजी और सोशियोलॉजी काफ़ी क्लोज टॉपिक्स हैं, तो उससे थोड़ा हमें रिलेट करना पड़ेगा, तो हम वो चीज़ें देखते हैं। अगर आपने अभी तक फॉलो नहीं किया है तो प्लीज़ फॉलो करिए, और जो भी आपको कभी डाउट होता है तो बिल्कुल इस कमेंट के नीचे आप बता सकते हैं, मैं उसे सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। आप अपना फीडबैक भी मुझे दे सकते हैं बाय कमेंट, और नोट्स आप ज़रूर डाउनलोड कर लीजिएगा फ्रॉम आवर टेलीग्राम चैनल। तो विदाउट एनी फर्दर अडू हम बस शुरू करते हैं कि क्या करना है हमें आज। ठीक है, हम पढ़ेंगे सोशियोलॉजी एंड एंथ्रोपोलॉजी, इसका रिलेशन। लेक्चर नंबर है 1166। ऑलराइट, आप जैसे देख ही रहे होंगे कि इसके नोट्स काफ़ी बड़े हैं ना। टॉपिक समझने में इतना मुश्किल नहीं है, पर नोट्स थोड़े बड़े हैं इसके। अब एंथ्रोपोलॉजी होता क्या है बेसिकली, अगर हम बात करें कि एंथ्रोपोलॉजी है क्या, तो एंथ्रोपोलॉजी बेसिकली इट इज़ अ स्टडी ऑफ कि भाई हम लोग जैसे इंसान जो है, इंसान का डेवलपमेंट कैसे होता है, इवोल्यूशन कैसे होता है। हम लोग कैसे किस तरीके से इवॉल्व हुए, कैसे हम पहले आदिवासी थे, कैसे आदिवासी भी नहीं ले सकते, अगर हम इसको उस टर्म पे ले सकते हैं कि किस तरीके से हम पहले होमोसेपियंस का डेवलपमेंट कैसे होता है, जैसे बायोलॉजिकली हमारा डेवलपमेंट कैसे हुआ है। अगर हम बोला जाता है कि फ्रॉम चिम्स वी स्टार्टेड, फिर धीरे धीरे होमो इरेक्टस आए, ठीक है, फिर आपके डेनोसोविंस आए, फिर ऐसे धीरे धीरे करके हमारा डेवलपमेंट होता है। अभी जो हमारा जो चल रहा है जीनस हमारा जो है वो है होमो सेपियंस सेपियंस, हमारी जो स्पीशीज है वो है। तो उसकी स्टडी, उसका डेवलपमेंट की स्टडी, फिर किस तरीके से हम ट्राइब्स में रहना शुरू किया हमने, आदि मानव जो थे उन्होंने ट्राइब्स में रहना शुरू किया, फिर धीरे धीरे आदि मानव दे स्टार्टेड टर्निंग इनटू आदिवासी, दैट इज आदिवासी का मतलब होता है ट्राइबल्स बेसिकली। ट्राइबल्स यानी सबसे प्रिमिटिव सोसाइटी का जो पार्ट है, दैट इज व्हाट ट्राइबलिज्म इज। सबसे बेसिक प्रिमिटिव जो जहाँ से शुरुआत होती है हमारे इमरजेंस की, वो होता है ये हमारा जो ट्राइबल हमारा ग्रुप रहता है वहाँ से। देन धीरे धीरे फिर क्लस्टर्स, विलेजेस, धीरे उनका डेवलपमेंट होता है, फिर हमारे कल्चर का डेवलपमेंट होता है। ये सारी चीज़ें जो है ये एंथ्रोपोलॉजी में आती हैं। ठीक है, तो जो ये छोटे स्केल की सोसाइटीज़ होती हैं, जिस तरीके से डेवलपमेंट हमें देखने को मिलता है समाज का, उस सब चीज़ों को हम एंथ्रोपोलॉजी में लेते हैं। ओके, तो सोशियोलॉजी एंड एंथ्रोपोलॉजी आर क्लोज रिलेटेड, जो कि मैं बता चुका हूँ ऑलरेडी। और दोनों क्या पढ़ते हैं, ह्यूमन सोसाइटी के बारे में पढ़ते हैं, कल्चर के बारे में पढ़ते हैं, और सोशल रिलेशनशिप्स के बारे में पढ़ते हैं। किस तरीके से ट्राइब्स आए, जुड़े, लोग आते गए, फिर नए नए कस्टम्स वगैरह लेकर आए, डांस म्यूजिक के लेकर आए, शादी का कल्चर वगैरह लेकर आए, हर जगह देखने को मिलता है। ऐसा क्यों होता है कि शादी जो है ये यूनिवर्सल एक सोशल इंस्टीट्यूशन है। कोई भी समाज हो, भले प्रिमिटिव हो या फिर आज का मॉडर्न समाज हो, हर जगह शादी का कॉन्सेप्ट है। आपने देखा ही होगा, हर धर्म में शादी का कॉन्सेप्ट है। इसका डेवलपमेंट कैसे हुआ? अगर अगर सब अलग अलग ही होते तो हो सकता था कोई धर्म ऐसे होते जिसमें शादी का कॉन्सेप्ट ही नहीं होता, या अगर सिर्फ ये मॉडर्न समाज की उपज है शादी एज एन इंस्टीट्यूशन, तो ये प्रिमिटिव कल्चर्स में हमें नहीं देखने को मिलता। पर ऐसा नहीं होता है, हमें हर जगह पे शादी को देखने को मिली। यहाँ तक कि अगर हम भगवानों की बात करते हैं, जैसे हिंदू, आप इसमें भगवानों की भी बात करेंगे तो उसमें भी आपको शादी का कल्चर देखने को मिलता है। शिव पार्वती हो गए, विष्णु लक्ष्मी हो गए, है ना, हमें सब ये सब देखने को मिलता है। During their early development, they shared similar concepts, methods, and subject matter, making the distinction between them difficult. मैंने जैसे कहा कि सिस्टर सब्जेक्ट्स बोला जाता है, तो बहुत ही क्लोज नेट थे, दोनों एक ही चीज़, लगभग कल्चर दोनों में पढ़ते हैं, ठीक है। रिलेशनशिप जो रहती है, सोशल रिलेशनशिप्स, ये दोनों चीज़ें पढ़ती हैं। तो इनको डिफ्रेंशिएट कैसे किया गया उसके बारे में भी देखेंगे। तो सोशोलॉजी जो है बेसिकली, अगर हम बोलेंगे सोशोलॉजी, इट इवॉल्व बाय स्टडीइंग द केओस इन द इन यूरोप एज वेल एज उसके बाद अमेरिका में, ठीक है, वहाँ पे डेवलपमेंट होता है सोशोलॉजी का। एंथ्रोपोलॉजी का जो डिफरेंशिएटिंग जो फैक्टर है वो ये है बेसिकली, उन एडवांस सोसाइटीज जो कि ये केओस झेल रही थी यूरोप एंड अमेरिका, इससे दूर हटके ये उन चीज़ों की स्टडी करता था जो कि इनको लगता था कि ये हमसे पिछड़े हुए हैं।
जो एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे उस टाइम के, वो ये पढ़ते थे कि ये हमसे पिछड़े हुए लोग हैं, जैसे आदिवासी ऑफ ट्राइबल्स ऑफ आपके ये ले लीजिए आप लैटिन अमेरिका, ट्राइबल्स ऑफ ऑस्ट्रेलिया, जैसे अरुंडा ट्राइब की मैंने बात करी थी, अरुंडा ट्राइब इज फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया। ओके, फिर आपका जो हो गया ट्राइबल्स फ्रॉम अफ्रीका, इनकी जब पढ़ाई, इनके बारे में जब पढ़ा गया तो उस पार्ट को एंथ्रोपोलॉजी दिया गया उसको, यानी जो बोलते हैं प्रिमिटिव कल्चर की जो स्टडी है, स्मॉल कल्चर की जो स्टडी है वो एंथ्रोपोलॉजी है। मॉडर्न कल्चर की जो स्टडी है वो सोशियोलॉजी है, जब समाज पूरी तरीके से डेवलप हो गया, ऐसा बताया जाता था पहले पहले के समय में, ट्रेडिशनली बोला रहा हूँ मैं, ठीक है। तो sociology is focused on modern and industrial societies, whereas anthropology studied primitive, tribal and small scale societies. सेम बात करी अभी हमने, ठीक है। तो एंथ्रोपोलॉजी इमर्ज फ्रॉम द स्टडी ऑफ नॉन वेस्टर्न सोसाइटीज, यानी यूरोप और अमेरिका की सोसाइटीज को छोड़ दिया जाए अगर, नॉर्थ अमेरिका की बेसिकली, तो उनकी अलग, जब हम बाकी और जगहों की स्टडी करते हैं जहाँ पे हम फील्ड वर्क करते हैं या एथनोग्राफी करते हैं या उनके बारे में जानने की कोशिश करते हैं बाय यूजिंग रिकॉर्ड्स ऑफ अर्लियर पीपल हु विजिटेड देम, उसे हम एंथ्रोपोलॉजी कहते हैं। field work, ethnography, while sociology developed by understanding social changes brought by the industrial revolution, French revolution, ये जो modern concepts हो गए उनकी study हो गई sociology. With globalization, urbanization and social change, the distinction has become increasingly blurred. इतना सारी चीजें एक साथ जुड़ने लगी कि अब ये जो differentiation है बहुत अलग नहीं रह गया. Although they are both different topics, different subjects altogether, but पढ़ते हैं वो लगभग एक ही चीज़ है, एक बस इसमें लेवल का डिफरेंस है कि एक प्रिमिटिव सोसाइटी पे ज़्यादा फोकस कर रहा है और एक मॉडर्न सोसाइटी के इश्यूज पे ज़्यादा फोकस कर रहा है। ओके, अब समझते हैं थोड़ा एंथ्रोपोलॉजी होता क्या है। ओके, लेट्स जस्ट अंडरस्टैंड व्हाट एंथ्रोपोलॉजी इज। तो एंथ्रोपोलॉजी इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ ह्यूमन बीइंग्स, देयर बायोलॉजिकल इवोल्यूशन, कल्चर एंड सोशल लाइफ अक्रॉस टाइम एंड स्पेस। यही मैंने सबसे पहले जो बात करी थी ये लेक्चर में, यही बात करी थी कि ये स्टडी ऑफ ह्यूमन बीइंग्स है, हमारा इवोल्यूशन कैसे होता है, हम किस तरह से वहाँ से हमारा इवोल्यूशन होता है, जब अफ्रीका से फर्स्ट ह्यूमंस निकलते हैं, फिर धीरे धीरे डेवलप होते हैं, फिर हमारी और भी स्पीशीज होती है जैसे कि होमो इरेक्टस, निएंडरथल्स या डेनोसोवंस, और फिर धीरे धीरे जाके एक और स्पीशीज आती है जो कि होमो सेपियंस है, और उसका इवॉल्व फॉर्म है जो हम आज के टाइम में होमो सेपियंस सेपियंस, ठीक है, 2 बार सेपियंस लगता है। आगे जाके हम देखेंगे जैसे आगे और इसके बाद भी इवोल्यूशन होता है, ऊबरमांश का आप देखेंगे इवोल्यूशन, ठीक है। तो ये हमें बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। ऊबरमांश करके भी एक कॉन्सेप्ट होता है कि अभी जो ह्यूमन्स होमो सेपियंस है ये आगे जाके ऊबरमांश में डेवलप हो जाएंगे, दे आर द परफेक्ट बीइंग्स, ठीक है। अगर आपने एक मूवी देखी होगी ट्रॉन, ठीक है, ट्रॉन में एक कॉन्सेप्ट है कि भाई उसमें इवोल्यूशन होता है यूजिंग प्रोग्राम्स, किसका, ह्यूमंस का, दे आर इन देयर ओन स्पीशीज, वो ऐसे प्रोग्राम्स होते हैं जो अर्थ पे रह सकते हैं, ठीक है। तो वो एक कॉन्सेप्ट जो है उसको अगर हम एंथ्रोपोलॉजिकली जोड़ना चाहें तो अभी भी हमारा इवोल्यूशन बाकी है, हम रोज इवॉल्व हो रहा है ह्यूमन बीइंग भी, जो हर नया बच्चा पैदा हो रहा है वो एक नए जेनेटिक चेंज के साथ, एक नए एडेप्टेशन के साथ पैदा हो रहा है और रेजिलियंट होता जा रहा है समाज के दुनिया के लिए। मान लीजिए कि पॉल्यूशन अगर हमने झेला कंटिन्यू 100-200 साल, तो कुछ समय के बाद जो है वो ह्यूमंस ऐसे पैदा होने लगे कि उनको पॉल्यूशन से फर्क पड़ना बंद हो जाएगा। इस तरीके का इवोल्यूशन आज भी हमारे इसमें कंटिन्यू चल रहा है। तो एंथ्रोपोलॉजी किस पे फोकस करती है, तो भाई फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी होती है एक, कि ह्यूमन इवोल्यूशन कैसे हुआ, बायोलॉजिकल वेरिएशंस कैसे आते हैं ह्यूमंस में, अलग अलग जो हमारी रेसेस हैं, जैसे ककेशियंस, नीग्रोइड्स, मोंगोलॉइड्स, और फिर आपके हो गए द्रविडियंस है, जैसे जो अलग अलग जो रेसेस हैं हमारी, ये कैसे इवॉल्व होती है, इनके अडेप्टेशन क्या क्या है। जैसे किसी की फ्लैट नोज है, अफ्रीकन्स में देखा होगा आपने फ्लैट नोज होती है, इंडिया में भी जो आदिवासी जो हु केम फ्रॉम द नीग्रोइड फैमिली, ठीक है, दे हैव फ्लैट नोजेस, कर्ली हेयर्स, ये आपने नोटिस किया होगा, शॉर्ट हाइट, ठीक है, तो स्टंटेड बॉडी रहती है किसी की फ्लैट बॉडी रहती है, अलग अलग बॉडी टाइप्स होते हैं, फेशियल मसल्स अलग रहते हैं, मोंगोलाइट्स की आंखें ऐसी रहती है ताकि वो बर्फ वाले जिसमें जो रिफ्लेक्शन बहुत ज़्यादा होता है बर्फीले इलाकों में, तो वो उनकी आंखें उससे अडाप्ट कर सके, ज़्यादा रोशनी आंखों में ना जाए, इसलिए आंखें फ्लैट होती हैं। तो बहुत सारे डिफरेंसेस हैं। ब्लू आइज, क्योंकि यूरोप में आपने देखा ककेशियंस की ब्लू आइज होती है, दैट इज़ बिकॉज कि वहाँ पे सनलाइट इतनी नहीं पहुँच पाती, तो उसका बेटर यूज़ करने के लिए आंखों की जो आपका प्यूपिल है उसका कलर ब्लू हो गया। थिंग्स चेंज लाइक दैट, ये अडेप्टेशन जब पढ़ते हैं ना फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी कहते हैं उसे। फिर होता है आपका एक सोशल एंथ्रोपोलॉजी, इसमें आप सामाजिक इंस्टीट्यूशन पढ़ते हैं, ये सोशियोलॉजी से सबसे क्लोजली रिलेट करता है। इसमें आप पढ़ते हैं कि शादी का कस्टम कैसे आया, रिलीजन का कस्टम कैसे आया, सबसे प्रिमिटिव रिलीजन कैसे, एनिमिज्म
हो गया, या आपका टोटमिज्म हो गया, प्रिमिटिव रिलीजन का डेवलपमेंट होता है, वो किस तरीके से हुआ, वो सब। सोशल इंस्टीट्यूशन, किनशिप, रिलीजन, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, सोशल रिलेशनशिप्स, ट्राइब्स का डेवलपमेंट, फैमिलीज का डेवलपमेंट, ये सारी चीज़ें। फिर एक होता है आपका कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी, ये भी इसी स्टडी करता है, कल्चर, बिलीफ्स, कस्टम्स, वैल्यूज, ट्रेडिशंस, ये सारी चीज़ें पढ़ता है, ठीक है। और एक होता है आपका आर्कियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी, इसमें ये रिकंस्ट्रक्ट करने की कोशिश करते हैं कि पास्ट में क्या हुआ होगा, कैसे ट्रैवल किया होगा, किस रास्ते से ये लोग यहाँ आए होंगे, जो बसे होंगे, यहाँ के जो सामान है इनका कैसे यूज़ किया होगा, तो वो चीज़ें खंगाली जाती हैं, उसको हम आर्कियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी कहते हैं, मटेरियल रिमेन्स यूज़ करके, है ना। म्यूचुअल रिलेशनशिप्स देखते हैं हम, क्या होता है सोशियोलॉजी और एंथ्रोपोलॉजी का। अभी जैसे कि हमने नोटिस किया कि कुछ कॉमन सब्जेक्ट मैटर है, जैसे आपने अभी सोशल एंथ्रोपोलॉजी में देखा कि हम कस्टम्स पढ़ते हैं, ट्रेडिशंस पढ़ते हैं, हम रिलीजन के बारे में पढ़ते हैं कि डेवलपमेंट कैसे होता है। हम बस जो इसका इम्पैक्ट प्रिमिटिव सोसाइटी में देख रहे थे एंथ्रोपोलॉजी में, अब हम इसका इम्पैक्ट एक मॉडर्न इंडस्ट्रियल सोसाइटी में देख रहे हैं सोशियोलॉजी में, कि आज के समय में इसका क्या इम्पैक्ट हो रहा है। मैं ये नहीं बोल रहा कि पहले क्या हुआ इम्पैक्ट, पहले का अगर मैं इम्पैक्ट ढूंढने जाऊंगा तो एंथ्रोपोलॉजी का पार्ट हो जाएगा कि आज से 4000 साल पहले ये समाज ऐसा था ना, तो वो एंथ्रोपोलॉजी का पार्ट। अगर मैं बोलूंगा कि आज कहाँ अप्लाई हो रहा है, तो ये सोशियोलॉजी का हिस्सा है। कॉमन सब्जेक्ट मैटर है, जो अभी बात करी हमने, ठीक है। ह्यूमन सोसाइटी पढ़ते हैं, कल्चर पढ़ते हैं, इंस्टीट्यूशन, सोशल रिलेशनशिप सब पढ़ते हैं, ठीक है। बस इसका सिस्टम क्या अलग है, स्कोप का और एम्फेसिस का अलग है, मतलब किस पे कितना जोर दिया जा रहा है, किस बात के ऊपर दबाव कितना है, उस चीज के ऊपर। जैसे कल्चर के ऊपर ज्यादा दबाव नहीं दिया जा रहा है सोशियोलॉजी में, हम मॉडर्न डे जो इश्यूज है उसके ऊपर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, लेकिन एंथ्रोपोलॉजी में वो कल्चर का डेवलपमेंट किस तरीके से हुआ उस पर दबाव दिया गया है, तो वो चेंज हो जाता है स्कोप भी उसका उस तरीके से। शेयर्ड कॉन्सेप्ट्स एंड मेथड्स है इसमें, जैसे फील्ड वर्क हो गया, सर्वे करना हो गया, फिर आपका एनालिसिस हो गया, कंपैरेटिव एनालिसिस हो गया, ये सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं, दोनों चीज़ें करती हैं, ठीक है। तो पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन भी किया जाता है, ट्राइब्स में रह के भी सोशियोलॉजी वाले भी चीज़ें ढूंढ के लाते हैं, जैसे ब्रानिस्लाव मैनलॉस्की गए थे ढूंढ के लाए, रॉबर्ट रेडफील्ड गए थे ढूंढ के लाए चीज़ों को, ठीक है। तो वहाँ पे जाके भी एक्सपेरिमेंटेशन किया जाता है ट्राइब्स में रह के कि इनके कस्टम, सोशल इंटीग्रेशन वगैरह क्या क्या है। एंथ्रोपोलॉजी भी यही देखता है, फील्ड वर्क करते हैं, एथनोग्राफी करते हैं। एथनोग्राफी मतलब जो पुराना डेटा वगैरह है वो सब चीज़ों को देखा जाता है, जो किसी का मान लीजिए मेमोयर है, या किसी का कोई विजिट करने गया कहीं पे, उसकी डायरी है, तो उससे देखा जाता है। जैसे जो आपका लैटिन अमेरिका है, जो साउथ अमेरिका है, उसकी बहुत सारी ट्राइब्स के बारे में ऐसे ही पता चला है, जो एक्सप्लोरर्स वहाँ गए, उन्होंने जो इंटरेक्शन किया उन्होंने अपनी किताब में लिखा, उसी किताबों से कैरिबियन और लैटिन अमेरिका की बहुत सारी ट्राइब्स के बारे में पता चलता है हमें। कंपैरेटिव एनालिसिस एक बता, केस स्टडीज भी होती हैं, ठीक है। जैसे अरुंता ट्राइब की एमएल दरखाई भी, इट इज अ केस स्टडी, ओके, टू अंडरस्टैंड सोशल लाइफ। क्या बातें करते हैं, किनशिप की ढूंढते हैं, मैरिज, फैमिली, रिलीजन, सोशल ऑर्गेनाइजेशन, ये सब चीज़ों के बारे में पता करने की कोशिश करते हैं। एंथ्रोपोलॉजी इनरिचेस सोशियोलॉजी, ये एक इसका अच्छा पॉइंट है कि एंथ्रोपोलॉजिकल जो स्टडी है, जो प्रिमिटिव सोसाइटी के बारे में पता लगाती है, उसी को अगर हम एक्स्ट्रापोलेट करें तो धीरे धीरे हो आके वो सिटीज़ के ऊपर, और सिटीज़ से को भी हम एक्स्ट्रापोलेट करें तो धीरे धीरे आके आपका मेट्रोज के ऊपर अप्लाई किया जा सकता है, कुछ कुछ पॉइंट्स, ज़्यादा नहीं, कुछ पॉइंट्स करे जा सकते हैं। लेकिन तो एंथ्रोपोलॉजिकल स्टडीज ऑफ ट्राइबल एंड स्मॉल स्केल सोसाइटीज हेल्प सोशियोलॉजिस्ट अंडरस्टैंड द ओरिजिन, इवोल्यूशन एंड फंक्शनिंग ऑफ सोशल इंस्टीट्यूशन थ्रू कंपैरेटिव एनालिसिस। आज के टाइम पे जो चल रहा है और उस टाइम पे जो चलता है, उन दोनों को कंपेयर किया जाता है, क्या क्या बदलाव आए हैं दोनों चीज़ों में, शादियों में क्या बदलाव आया है, अगर आदि मानव और आदिवासी, जैसे मान लीजिए आदिवासी समाज है जो आज के टाइम पे भी भारत में है, जैसे जो आदिवासी समाज है, उनके अंदर कुछ कुछ मैरिज रिचुअल्स बहुत अलग अलग होती है। वो हमारा, अगर उसको मेन स्ट्रीम आप हिंदुइज्म की तरफ देखेंगे तो वहाँ का कल्चर जो शादी का है वो बहुत अलग है ना। मेले, जो फेयर्स है, मेले लगते हैं, उनका सिस्टम अलग है, सेलिब्रेशन करने का सिस्टम अलग है, म्यूजिक अलग है, सारी चीज़ें अलग अलग है। तो ये डेवलपमेंट जो होता है, इसके बारे में जब कंपेयर किया जाए तो उसे कंपैरेटिव एनालिसिस कहते हैं, कि इसको देखा, अब इसमें क्या अलग दिख रहा है यहाँ से, तो ये नई चीज़ें आई हैं, इसमें क्या कम दिख रहा है यहाँ से, तो ये चीज़ें छिन हट गई है यहाँ से, ये सारी चीज़ें बातें की जाती हैं, ठीक है। अब इसमें एक थिंकर है आपके ब्रानिस्लाव मेलिनोव्स्की, ठीक है, एल है ब्रानिस्लाव मेलिनोव्स्की, इनकी किताब है आर्गोनॉट्स ऑफ द वेस्टर्न पैसिफिक। इसमें क्या बोलते हैं, ही पायनियर्ड द पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन थ्रू अ स्टडी ऑफ कुला एक्सचेंज, डेमोन्स्ट्रेटिंग हाउ इंस्टीट्यूशन सेटिस्फाई ह्यूमन नीड्स। हम ये पढ़ेंगे कुला एक्सचेंज क्या होता है, अगर अभी थोड़ा सा बता देता हूँ मैं अभी आपको। तो एक सिस्टम है साउथ अमेरिका में, क्या सिस्टम था कि भाई
जो आपके ये आर्गोनॉट्स वगैरह थे, इसके इनका एक सिस्टम होता है प्रेस्टीज का सिस्टम। खुला सिस्टम में क्या होता है, जैसे एक आदमी है, उसको अगर अपनी प्रेस्टीज शो करनी है समाज में, तो अपने घर को आग लगा देता है। उसको आग लगाने से उसको ये होता है कि भाई मैं मेरे घर को फिर से बना सकता हूँ, मेरे में इतनी कैपेबिलिटी है, तो उसकी प्रेस्टीज उससे प्रूव हो जाती है। तो ये सारी चीज़ें ऐसे अलग अलग सिस्टम जो है डेवलप करेगा कि भाई ये प्रेस्टीज का सिस्टम भी है यहाँ पे, स्टेटस का सिस्टम है यहाँ पे, ये सारी चीज़ें करेगी। तो ब्रॉनिस्लो मेलिनोस्की ने ये चीज़ ऑब्जर्व करी थी। ए आर रेटक्लिफ ब्राउन, इनकी किताब है स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ प्रिमिटिव सोसाइटी। फंक्शन स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म की बात जो करते हैं ये है कि सोशल इंस्टीट्यूशन परफॉर्म फंक्शंस एसेंशियल फॉर मेंटेनिंग सोशल ऑर्डर, और ये हमें सीखने को मिलता है ट्राइबल्स से। जो डेवलपमेंट हुआ आपका अलग अलग सोशल इंस्टीट्यूशन का, बेसिकली हुआ तो वहीं से है। शादी का कॉन्सेप्ट जो आया वो वहीं से आया, साथ काम करने का जो कॉन्सेप्ट आया वो वहीं से आया, ट्राइब्स से। तो ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। सोशोलॉजी एनरिचेस एंथ्रोपोलॉजी। अभी हम देख रहे थे कि एंथ्रोपोलॉजी कैसे एनरिच करती है सोशोलॉजी को, अब हम देखते हैं सोशोलॉजी में एंथ्रोपोलॉजी को किसी तरीके से किसी मायनों में जो है एनरिच करती है। और वो क्या है कि भाई एंथ्रोपोलॉजिस्ट ने जिस तरीके से समाज में बदलाव आए तुरंत तुरंत, जो आपके सोशल चेंज आए, आपका इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन का जो इम्पैक्ट आया, उसका जो है उसको ये बताया कि यार है तो एक्चुअली में ये ट्राइब ही एक मॉडर्न ट्राइब है एक तरीके से, एक मॉडर्न केओस जो ये क्रिएट हो रहा है। अगर हम इसे डाउन प्ले करें, अगर जो मॉडर्न इंडस्ट्रियल सोसाइटी में हो रहा है, तो हम इसे ट्राइबल्स में अप्लाई कर सकते हैं कि यहाँ पे क्या घट रहा है फिलहाल। तो सोशियोलॉजिकल थ्योरीज हेल्प एंथ्रोपोलॉजिस्ट एक्सपीरियंस सोशल चेंज, इंडस्ट्रियलाइजेशन, अर्बनाइजेशन एंड मॉडर्नाइजेशन। क्योंकि वो जो समाज है जो आज के टाइम में भी प्रिमिटिव है या ट्राइबल है, उसमें भी कुछ ना कुछ तो डेवलपमेंट हो रहा ही होगा, साइंटिफिक लेवल पे या कल्चरल लेवल पे कुछ ना कुछ डेवलपमेंट कंटिन्यू चल ही रहा होगा वहाँ पे भी। तो उनको वो मदद मिल जाती है कि वो उसको थ्योरी को इधर से यहाँ सोशियोलॉजी से एंथ्रोपोलॉजी में भी रिलेट कर सके। एक्सटेंडिंग एंथ्रोपोलॉजिकल एनालिसिस बियॉन्ड द ट्राइबल सोसाइटीज। एग्जाम्पल इसमें एक आपके थिंकर है एम एन श्रीनिवास, किताब है रिलीजन एंड सोसाइटी अमॉन्ग द कूर्ग्स ऑफ साउथ इंडिया। इन्होंने साउथ इंडिया में कूर्ग्स के ऊपर स्टडी करी थी एम एन श्रीनिवास ने। ये बताते हैं कि संस्कृताइजेशन, वेस्टर्नाइजेशन, डोमिनेंट कास्ट जो है इनका इम्पैक्ट यहाँ पे ही पड़ता है, कूर्ग्स में भी देखने को मिलता है हमें। मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ संस्कृताइजेशन वेस्टर्नाइजेशन क्या होता है, अब मैं सीधे ये पेपर 2 में एक्सप्लेन करूंगा। तो और डोमिनेंट कास्ट भी वहीं पे आएगा पेपर 2 में। तो ये बताते हैं कि इसका इम्पैक्ट किस तरीके से पड़ता है। ये मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ, अगर आपने प्रीवियस वीडियोस देखे होंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। इमर्जेंस देखते हैं हम किसका, सोशल एंथ्रोपोलॉजी का। एक नया सब्जेक्ट इमर्ज होकर आता है दोनों के कंसेंसस से, सोशलॉजी और एंथ्रोपोलॉजी से एक सोशल एंथ्रोपोलॉजी आती है। अब ये क्या स्टडी करती है, जो कॉमन टॉपिक्स हैं आपके, ये स्टडी करती है कि सोशली जो आपके सोशल इंस्टीट्यूशन है या जो जैसे सोशल इंस्टीट्यूशन है, मैरिज हो गया या ये सब चीज़ें हो गई, कस्टम्स हो गए आपके, डांस ट्रेडिशंस, आर्ट वर्क, ये एक प्रिमिटिव सोसाइटी पे किस तरह से इम्पैक्ट डालते हैं। सोशल फैक्टर्स, हाउ दे अफेक्ट द स्टडी ऑफ अ प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप, दैट इज व्हाट सोशल एंथ्रोपोलॉजी इज। ठीक है। तो यहाँ पे जैसे इट स्टडी सोशल इंस्टीट्यूशन, सोशल ऑर्गेनाइजेशन एंड कल्चर बाय इंटीग्रेटिंग सोशियोलॉजिकल एंड एंथ्रोपोलॉजिकल अप्रोचेस, दोनों को जोड़ने का भी काम करता है। तो एंथ्रोपोलॉजी एक्सप्लेन्स सोसाइटी थ्रू कल्चर एंड ह्यूमन इवोल्यूशन, एंड सोशियोलॉजी एक्सप्लेन्स सोसाइटी थ्रू सोशल रिलेशनशिप्स एंड इंस्टीट्यूशन। ये कल्चर और ह्यूमन इवोल्यूशन को देखता है एंथ्रोपोलॉजी बेसिकली, और ये सोशल रिलेशनशिप्स और सोशल इंस्टीट्यूशंस के बारे में बात करता है सोशियोलॉजी। अब ये डिफरेंस है दोनों में, बेसिक, बहुत बेसिक डिफरेंस है, कुछ भी टफ नहीं है, एक भी एक्स्ट्रा वर्ड नहीं है जो आपको समझ में ना आए। ठीक है, आप ये खुद करेंगे डिफरेंस वाला पार्ट। ठीक है, मोस्टली क्वेश्चन अगर आया भी तो डिफरेंस के ऊपर ही आएगा। जैसे अगर तब भी देख लेता हूँ एक बार, एक हाथ कोई ऐसा वर्ड है जो आपको समझ में ना आए, तो जैसे एथनोग्राफी में बता चुका हूँ। ठीक है, एथनोग्राफी टफ वर्ड है, मैं बता चुका हूँ कि एथनोग्राफी क्या करी जाती है। जो एथनिसिटी होती है आपकी, एथनिक चेंजेस होते हैं आपकी लाइफ में, उसकी जो साइंटिफिक स्टडी होती है, जो एक ह्यूमन के हाथ कंट्रोल में नहीं रहता। मेरी एथनिसिटी मेरे कंट्रोल में थोड़ी है, मैं यहाँ पैदा हो गया तो इसलिए मेरी एथनिसिटी इंडियन है। ठीक है, अब मेरी नोज ऐसी है, मेरी आईज ऐसी है, तो मेरी एथनिसिटी ये है। ठीक है, तो वो एथनिसिटी जो एथनोग्राफी होती है उसकी, बाय वे ऑफ पुराने डॉक्यूमेंट्स या गवर्नमेंट डेटा,
या फिर आपके जो भी चीज़ें हैं कि अगर आपको ट्रैव रूट मैप पता है कि कौन कहाँ से कितना ट्रैवल किया, किसने और कहाँ पे आके सेटल हुआ, वो सब चीज़ों की पढ़ाई कि ये जो ट्राइब है, ये ऐसे दिखने वाले लोग यहाँ कैसे रहते हैं, ये तो यहाँ पे नहीं दिखते, ये तो मोस्टली इस तरफ दिखते हैं, तो यहाँ कैसे आए? उसकी जो स्टडी की जाती है उसे एथनोग्राफी करी कहते हैं हम, ठीक है? और बाकी तो सब बेसिक ही है, ये सब आप कवर कर लेंगे, ठीक है? एक आपका कंक्लूजन का अच्छा पॉइंट है कि एंथ्रोपोलॉजी स्टडीज ह्यूमन थ्रू कल्चर एंड सोशियोलॉजी स्टडीज सोसाइटी थ्रू सोशल रिलेशनशिप्स एंड इंस्टीट्यूशंस। अब कुछ थिंकर्स देख लेते हैं। अभी तक हमने 2 थिंकर देखे, ठीक है? एक ए.आर. रैटक्लिफ ब्राउन देखा हमने, और हमने ब्रोनिस्लाव मेलिनोव्स्की देखे, और हमने एम.एन. श्रीनिवास का भी एक कॉन्सेप्ट देख लिया, कूर्स वाला। तो ये 3 चीज़ें तो हम देख चुके हैं। अभी हम थोड़े और देखते हैं। इसमें भी वापस से नाम रिपीट होंगे, अगर रिपीट होंगे तो हम इसको स्किप कर देंगे, ओके? इसमें पहले हैं आपके लुइस हेनरी मॉर्गन, किताब एंशिएंट सोसाइटी। क्या बोलते हैं कि ये इवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन सोसाइटी कहाँ से शुरू होती है? सैवेजरी, फिर बार्बरिज्म एंड देन सिविलाइजेशन। सैवेजरी मतलब पूरी तरह जानवर ही है, पूरी तरह जानवर है। हर आदमी अपने बारे में सोच रहा है, पैक के बारे में नहीं सोच रहा है, पूरी तरह जानवर है, सैवेजरी। बार्बरिज्म, बार्बरिज्म में भाई दे स्टार्टेड गेटिंग इनटू अ ट्राइब बट दे आर नॉट कल्चर्ड, ठीक है? बर्बर जो थे यानी वो एक जर्मन ट्राइब है बेसिकली जर्मन, तो बार्बरिज्म वहां से डेवलप हुए। देवर जंगली बोलते हैं हम जैसे, ठीक है? जंगली हैं आप, जंगली नहीं बोलते, वो बार्बरिज्म होता है। जैसे नहीं पता कि समाज में कैसे एक्ट करना है, दैट इज बार्बरिज्म। तो दे यूज टू बी अ पैक, बट उनके बीच में ऐसा कुछ नहीं था कि शादी होनी चाहिए, किसी का किसी के भी साथ रिलेशनशिप चल रहा है, यानी दे वर अ लिटिल मोर एडवांस, दे हैड सम स्पेसिफिक लैंग्वेज और समथिंग, बट दे वर नॉट टोटली सिविलाइज्ड। उसके बाद जो थर्ड आपका स्टेज आता है वो है सिविलाइजेशन। तो सैवेजरी, बार्बरिज्म एंड सिविलाइजेशन, ये 3 स्टेप्स में आता है। तो मॉर्गन इसी के बारे में बात कर रहे हैं। और सिविलाइजेशन के आने के बाद यहाँ से जो आपका सिस्टम जो शुरू होता है, ये इन्होंने जो आइडिया दिया, इन्होंने आइडिया दिया इवोल्यूशनरी एंथ्रोपोलॉजी का, किस तरह से डेवलपमेंट होता है इंसानी समाज का, ओके? अगले आपके आते हैं एडवर्ड बी टेलर। इनके बारे में हम काफ़ी अच्छे से पढ़ेंगे आगे, जब हम रिलीजन और कल्चर वगैरह पढ़ेंगे, उसमें इनका काफ़ी नाम आएगा। तो एडवर्ड बी टेलर जो है, इन्होंने कल्चर को डिफाइन किया है बेसिकली, ठीक है? तो कल्चर का एक आइडिया देते हैं कि ही डिफाइन कल्चर एज अ कॉम्प्लेक्स होल ऑफ नॉलेज, बिलीफ, आर्ट, मॉरल्स, लॉज, कस्टम्स एंड अदर कैपेबिलिटीज एक्वायर्ड बाय ह्यूमंस एज अ मेंबर ऑफ सोसाइटी। क्योंकि मैं इस समाज का हिस्सा हूं इसलिए मुझे हिंदी बोलना आता है, क्योंकि मैं एक इंग्लिश मीडियम स्कूल में गया था इसलिए मुझे इंग्लिश बोलना आता है, क्योंकि मैं एक सभ्य समाज में रहता हूँ इसलिए मैं गाली गलौज करके या लड़ाई झगड़ा करके या अपना किसी का हक मार के काम नहीं करता। मेरे अंदर कल्चर ऑफ मोरालिटी है, मेरे अंदर कुछ एथिक्स है, मेरे अंदर कुछ वैल्यूज है जो समाज ने मुझे दिया है, बाय वे ऑफ सोशलाइजेशन, बाय वे दैट आई लिव इन दिस सोसाइटी। तो मुझे उसके कुछ रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं। ये बात कर रहे हैं यहाँ पे एडवर्ड बी टेलर की, यही कल्चर है आपका। आपको हिंदी गाने समझ में आएंगे, एक एक जापानीज इंसान या एक कोरियन इंसान को हिंदी गाने समझ में नहीं आएंगे, बिकॉज दैट इज नॉट द पार्ट ऑफ हिज कल्चर, ही डिडंट लर्न इट। बेसिक सिंपल, है ना? अब जैसे भारत में जो लोग हैं जो कि मान लीजिए साउथ कोरियन गाने सुनते हैं, बीटीएस को सपोर्ट करते हैं वगैरह वगैरह, जो फॉलो करते हैं, या जो इंग्लिश रॉक मेटल सुनते, दे आर पार्ट ऑफ दैट कल्चर, दे अंडरस्टैंड दिस कल्चर ऑल्सो एंड दे आर पार्ट ऑफ दैट कल्चर ऑल्सो। ट्रांस बाउंड्री कल्चर, ठीक है? ये नहीं देख रहा है, ये इसको सपोर्ट किसने किया? इसको ग्लोबलाइजेशन ने और इंटरनेट ने सपोर्ट किया कि हाँ हम ये चीज़ें कर सकते हैं। आप नेटफ्लिक्स पे एक इंग्लिश मूवी देख सकते हैं। ये आइडिया यहाँ से आता है, कल्चर आपका चेंज होता गया, ओके? इसके बाद आते हैं आपके ब्रोनिस्लाव मेलिनोव्स्की। ये इनकी किताब यही है आपकी, आर्गोनॉट्स ऑफ द वेस्टर्न पैसिफिक, और सेम चीज़ के बारे में बात होगी, स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म है ये, ठीक है? फंक्शनलिज्म लिखा है, स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म ही है वो जो ऊपर हमने डिस्कस किया सेम है। रैटक्लिफ ब्राउन, इनका भी सेम है, स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म, वो भी हमने ऊपर डिस्कस किया कि भाई किस तरीके से सोशल इंस्टीट्यूशन है वो हार्मनी और सोशल ऑर्डर मेंटेन रखता है, फंक्शनल काम कर रहा है। कोई चीज़ अगर फंक्शनल है समाज के लिए तो फंक्शनलिज्म में आ जाती है, ठीक है? फंक्शनलिज्म से अगर देखा जाए तो फंक्शनलिज्म एक ऐसी थ्योरी है जो कि हर चीज़ को जस्टिफाई कर सकती है। क्या खून करना गलत है? एक आदमी बोलेगा हाँ गलत है, एक आदमी बोलेगा नहीं सही गलत नहीं है, और दोनों चीज़ें एप्लीकेबल होती है फंक्शनलिज्म में। खून करना भी जस्टिस यानी को गलत भी ठहराया जा सकता है और सही भी ठहराया जा सकता है फंक्शनलिज्म में। फंक्शनल आउटपुट होना चाहिए बस उसका।
ठीक है, तो फंक्शनलिज्म जब हम बात करेंगे, जब सोशियोलॉजी या साइंस पढ़ेंगे, तब हम उसमें फंक्शनलिज्म काफ़ी अच्छे से डिस्कस करेंगे, तब आपको पूरा क्लियर समझ में आएगा कि फंक्शनलिज्म होता क्या है। फंक्शनलिज्म का मतलब होता है कि हर चीज़ जो समाज में हो रही है, कोई भी इंस्टीट्यूशन, वो फंक्शनल होना चाहिए समाज के लिए। खून, क्राइम चलता है, कोई दिक्कत नहीं है, सुसाइड, कोई इशू नहीं है, हर चीज़ फंक्शनल है समाज के लिए, इसलिए वो टिकी हुई है, इसलिए वो हो रहा है, समझ रहे हैं आप? सोशल फैक्ट का जो एग्जाम्पल दिया था दरखाइम ने, उसी चीज़ को जब फंक्शनलिज्म से जोड़ा जाता है, तो सोशल फैक्ट एग्जिस्ट इसीलिए ही कर रहा है क्योंकि वो फंक्शनल है समाज के लिए, इसलिए वो एग्जिस्ट करता है। वो हम पूरा पढ़ेंगे जब हम फंक्शनलिज्म पढ़ेंगे, तो बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट होगी। ओके, अगले हैं आपके क्लॉड लेवी स्ट्रॉस। इनका टॉपिक है स्ट्रक्चरल एंथ्रोपोलॉजी, किताब भी इसी के बारे में लिखी है। ये भी स्ट्रक्चरलिज्म की बात करते हैं, जैसे फंक्शनलिज्म हमने देखा, ये स्ट्रक्चरलिज्म की बात कर रहे हैं। तो स्ट्रक्चरलिज्म में ये कहते हैं कि अंडरलाइंग मेंटल स्ट्रक्चर्स शेप कल्चरल मिथ एंड किनशिप। अंडरलाइंग मेंटल स्ट्रक्चर मतलब ये अब किस लेवल पे चलेगा, ये आपकी बायोलॉजिकल लेवल पे गए हैं, ये बायोलॉजिकल लेवल की बात हो रही है, जो आपका साइकोटिक जो दिमाग है आपका किस तरह से काम करता है, जो कि ऑब्वियसली इवोल्यूशन का पार्ट है। अगर मैं जैसे वो एग्जांपल दूं, जैसे सैवेजरी, बार्बरिज्म और सिविलाइज्ड पीपल, तो सिविलाइज्ड पीपल के दिमाग का काम करने का तरीका, जो हमारा सेरिब्रल कॉर्टेक्स है, ये सामने वाला जो हिस्सा है दिमाग का, सेरिबेलम, ठीक है, सेरिब्रल कॉर्टेक्स बीच में होता है, सेरिबेलम जो है आपका, इसका जो इवोल्यूशन है, दिस लेड टू द डेवलपमेंट, कि भाई हमको एक्ट कैसे करना है समझ में। अगर आपने कभी दिमाग का डिजाइन देखा होगा, दिमाग, ब्रेन लुक्स लाइक दिस, ठीक है। अब ये जो आपका स्कल है, ठीक है, अगर ये आपका स्कल है ऐसा, जैसे स्कल के अंदर ये आपका दिमाग बैठा हुआ है, अब ये स्कल के अंदर अगर आप देखेंगे तो कुछ सबकी डेप्थ अलग अलग है। ये आपका प्रिमिटिव हिस्सा है, जो सबसे पहले जो जो सबसे गहरा हिस्सा है ना दिमाग का, जैसे ये वाला पार्ट जो हमारे पीछे हाइंड ब्रेन कहते हैं हम, जैसे ये पीछे का हिस्सा, ये सबसे पहले डेवलप हुआ, जिसकी गहराई सबसे ज्यादा होती है, सबसे पहले डेवलप होता है। उसके बाद ये वाला हिस्सा डेवलप हुआ, जो थोड़ा और गहरा है, और ये सबसे नैरो हिस्सा है, सबसे हल्का हिस्सा है, जो सामने का है हमारा, और इस हिस्से ने हमें इंसान बनाया है। इसके डेवलपमेंट से यहाँ के सामने वाले हिस्से के, जो आपके आंखों के नीचे और यहाँ के पीछे, इस माथे के जस्ट पीछे है, इसने आपको इवॉल्व किया कि आप इंसान बन सके। इसका कंप्लीट डेवलपमेंट होता है जब तक आप 25 साल के होते हैं। तो अगर आप अभी आप 25 साल के नहीं है, तो आप अभी तक पूरी तरह से ह्यूमन सोसाइटी का हिस्सा नहीं, अभी भी आप में वो सैवेजरी वाले गुण हैं, ठीक है। तो इसका डेवलपमेंट हमें 25 साल में होता है कंप्लीटली, और ये जो सामने का हिस्सा है आपका, यही आपको इंसान बनाता है। जो आपके जो सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस थॉट है आपके, जो आप जिसे कंट्रोल नहीं कर सकते, वो सब यहाँ से कवर होता है, जो जैसे आपका हाइपोथैलेमस, फिर एमिगडाला, ये सब इस रीजन में है। सेरेब्रल कॉर्टेक्स जो आपका सीएनएस, सेंट्रल नर्वस सिस्टम चलाता है, वो इस यहाँ से कंट्रोल होता है, सीएनएस, जो आपकी रीढ़ की हड्डी जाती है यहाँ से अंदर, वो ये कंट्रोल करता है उसको। जो आपके रिफ्लेक्सेस है, कि किसी ने आपको आपकी तरफ एकदम से कुछ मारा, तो आपने उसको हटा दिया एकदम तुरंत, या कुछ चीज गिरी तो उसको पकड़ने की जो टेंडेंसी है, वो सब यहाँ से कवर होता है। ये आप अपने आप कंट्रोल नहीं कर सकते, ये चीज आप अपने आप कंट्रोल करते हैं, कि मुझे बोलना किस तरीके से, मुझे किस तरीके से एक्ट करना है, कॉन्फिडेंट कैसे दिखना है, वो सब यहाँ से कंट्रोल होता है, जहाँ से आप लॉजिकली इंसान बनते हैं इवोल्यूशन के हिसाब से अगर देखा जाए तो, ठीक है। तो ये यहाँ पे यही बात कर रहे हैं क्लॉड लेवी स्ट्रॉस, कि जो मेंटल स्ट्रक्चर्स है, जो हमारा इवोल्यूशन हुआ है, जो हमारे दिमाग का इवोल्यूशन हुआ है, वो ही शेप करता है हमारा कल्चर कैसा होगा, हम किस तरह की मिथ्याएं बनाएंगे, कि भगवानों ने ये किया, या उड़ने वाला गधा होता था, या फलाना फलाना, कि जीसस जिंदा हो गए वगैरह, जो भी मिथ्याएं हैं आपकी, जिस भी समाज से, जिस भी धर्म से आते हो। ये तो हमने एडवांस रिलीजन जो है उनकी बात करी, जो मैंने अभी एग्जांपल दी। जो प्रिमिटिव रिलीजन है उनकी अलग मिथ्याएं हैं, और दूसरे रिलीजन होंगे उनकी अलग मिथ्याएं हैं। मिथ्स बहुत सारे हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मिथ्स आर देयर। ओके, फिर हम नॉर्मल इस लेवल पे भी मिथ्स बनाते हैं। आपने वो देखे ही होंगे एग्जाम्पल कितने सारे, कि भैया ये जो बाबा है ये भगवान का अवतार है, हर 10 साल में एक नए भगवान आ जाते हैं, ये भी देखे होंगे आपने। तो ये सारी चीजें हैं इसमें, ये मिथ्याएं बना दी। किनशिप, आपकी जो रिलेशनशिप है, अब राखी ब्रदर, राखी सिस्टर, क्या रिलेशनशिप है भाई, लेकिन लोग फॉलो करते हैं ना। ओके, मेरा ये मुंह बोला भाई है, तेरे मुंह से बोलने से तेरा भाई थोड़ी बन जाएगा वो, लेकिन वो एक रिलेशनशिप है, क्योंकि वो एग्जिस्ट करता है यहाँ पे आपके दिमाग में। ओके, एम एन श्रीनिवास का एग्जाम्पल तो हमने देख ही लिया है, ठीक है, संस्कृताइजेशन, वेस्टर्नाइजेशन, डोमिनेंट कास्ट, ये सब जो है ये आपका कैसे डेवलपमेंट होता है एंथ्रोपोलॉजी का, कि ट्राइबल सोसाइटी से
कि जैसे ट्राइबल सोसाइटी ने किसी और को देख के कुछ सीखा, आगे बढ़े। अगर हम इंडिया को ड्यूरिंग द टाइम बिफोर ब्रिटिशर्स केम, तब हमने जब नोटिस किया, जो हमारे पास ये आइडियाज फ्लो होना चालू हुए विद एजुकेशन, तब हमने वेस्टर्नाइजेशन की तरफ बढ़े। तो हम एक प्रिमिटिव सोसाइटी थे ऑब्वियसली, और दे वर द एडवांस सोसाइटी, तो हमने उनसे सीखा, दैट इज वेस्टर्नाइजेशन। डोमिनेंट कास्ट का सिस्टम होता है। मान लो कि एक ट्राइब है जिसमें लोगों ने बोला कि क्या तुम्हें पत्ता गोभी खाना पसंद है, तो 80% लोगों ने बोला हाँ हमें पत्ता गोभी खाना पसंद है, 20% लोगों ने बोला कि हमें नहीं पसंद है। तो ये 80% लोगों ने अपनी एक कास्ट बना ली कि हम पत्ता गोभी समर्थक जाति है। एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं, ओके। अब ये किसी भी चीज को लेके बोला जा सकता है। तो यहाँ पे जो कास्ट जिसने को पत्ता गोभी खाना पसंद था, उसने ये इम्पोज किया कि जो 20% लोग हैं जिनको पत्ता गोभी नहीं खानी पसंद है, वो भी हफ्ते में 2 बार पत्ता गोभी खाएंगे। तो डोमिनेंट कास्ट जो है ये भी शेप करती है आपका जो सोसाइटी को कैसे डेवलप हो रही है। यहाँ पे भी कॉन्सेप्ट निकल के आता है, आपका एंथ्रोपोलॉजी यहाँ से जुड़ता है आगे। ओके, अब हम बात करते हैं हमारे ये सब्जेक्ट की, जो कि है सोशल एंथ्रोपोलॉजी। आई होप अभी तक आपको सब समझ में आ रहा होगा, नहीं आएगा तो बिल्कुल क्लियरली मेंशन कर देना कि क्या समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। नहीं तो यूट्यूब पे फीचर है ही एआई का, उससे भी पूछ सकते हैं आप, ठीक है। बहुत कूल फीचर है, मेरे को तो बहुत अच्छा लगता है। तो सोशल एंथ्रोपोलॉजी के बारे में बात करते हैं। ये इंटरसेक्शन है आपका सोशोलॉजी और एंथ्रोपोलॉजी का बेसिकली। और जो कि आपका सोशल जो सिस्टम है ये, जो कि ये सिस्टम है सोशल एंथ्रोपोलॉजी का, ये क्या है, ये क्या बताता है हमें कि कैसे सोशल इंस्टीट्यूशन, सोशल आपका मे बी इट्स कल्चर, मे बी इट्स ट्राइब, मे बी इट्स व्हाटएवर यू कैन माइंड इट, कि भैया एजुकेशन किस तरीके से दिया जाता है, रिलीजन किस तरह से डेवलप होता है, व्हाटएवर, ठीक है। ये जो सोशल इंस्टीट्यूशन जिनके बारे में हम पढ़ते आ रहे हैं, ये जब कनेक्ट करते हैं कि हमको रिलेट करना है किस तरीके से इनका ह्यूमन इवोल्यूशन में, ह्यूमन माइग्रेशन में, कहाँ से हम थे, कहाँ से हम चलते बने, और कहाँ से हम कहाँ डेवलप हुए, किस तरीके से हम सस्टेन करे। ऐसा क्यों हुआ जब ह्यूमंस की इतनी सारी स्पीशीज थी, निएंडरथल्स थे, होमो इरेक्टस थे, तो होमो सेपियंस ही क्यों डेवलप हो पाए? क्योंकि हम लोग जो है वो समाज में रहते। हमारा डेवलप होने का सबसे बड़ा कारण यही था कि हम लोग सामाजिक प्राणी हैं, होमो सेपियंस। होमो इरेक्टस नहीं थे शायद तक, जो नर्मदा मानव का जो स्कल मिला है, ठीक है। मोस्टली ये सारे स्कल्स जो मिले हैं, या मोस्टली जो आपके ये सब आपको फॉसिल्स मिले हैं पुराने इंसानों के, दे आर मोस्टली अलग अलग, यानी सिंगल सिंगल पर्सन के कोई रह गया तो प्रिजर्व हो गया, और क्यों नहीं मिले। और होमो सेपियंस का जब हम ट्राइबल इवोल्यूशन देखते हैं तो हमें ग्रेवयार्ड ही ग्रेवयार्ड मिले, कितनी सारी हम लोग को लाशें वो गड़ी हुई मिलती हैं, स्केलेटन्स मिलते हैं गड़े हुए। क्यों है ऐसा कारण? एंथ्रोपोलॉजी ये स्टडी करती है, जब हम सोशली ये सब कंटेक्स्ट को लगाते हैं एंथ्रोपोलॉजी में, तो उसे हम सोशल एंथ्रोपोलॉजी कहते हैं सब्जेक्ट को, ठीक है। तो ह्यूमन सोसाइटीज थ्रू सोशल इंस्टीट्यूशन स्टडी करता है, ये किनशिप सिस्टम स्टडी करता है, कल्चर के थ्रू स्टडी करता है, और पैटर्न ऑफ सोशल ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू भी स्टडी करता है सोशल एंथ्रोपोलॉजी। इट एक्सप्लेन्स हाउ सोसाइटी ऑर्गेनाइजेस सोशल लाइफ एंड हाउ कल्चर शेप्स ह्यूमन बिहेवियर। अलग अलग, अगर आपने देखा होगा तो अलग अलग जगहों पे जो विश करने का तरीका है वो अलग अलग है। नमस्ते बोलने, जैसे भारत में अगर हिंदू समाज देखेंगे तो हम नमस्ते बोलेंगे, ठीक है। सलाम का जो सिस्टम है वो ट्रैवल हुआ, अरब में भी लोग सलाम वालेकुम का जो सिस्टम है, लेकिन ये आदाब वाला जो सिस्टम है, ये स्पेसिफिकली आदाब जो करते हैं मुसलमान, आदाब, ये इस्लाम जो जहाँ से ओरिजिन होता है वहाँ का हिस्सा नहीं है। ये स्पेसिफिकली साउथ एशियन इस्लाम का हिस्सा है। बांग्लादेशी, पाकिस्तानी, इंडियन, ये लोग ही आपको आदाब करते दिखेंगे। अगर आप आदाब करेंगे किसी अरबी को तो वो बोलेगा मेरे को नहीं पता भाई। या अगर उसने यानी शाहरुख खान को इंटरव्यू या वो सब देखो ना, शाहरुख खान करते हैं, तो शायद पता होगा उसे, पर अदरवाइज नहीं पता होगा, क्योंकि उस समाज का, उस कल्चर का हिस्सा नहीं है, इस एक धर्म में होने के बाद भी नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से जो डेवलपमेंट है कि किस तरह कल्चर भी है वो शेप करता है आपके जो हिंदुइज्म का इम्पैक्ट पड़ा इस्लाम के ऊपर भारत में रहने पे, उससे आदाब आया है, ठीक है। तो अगर आप आदाब करते हैं तो आप हिंदू कल्चर एक तरीके से फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। तो एक वो बस ऐसी था कि हाँ ये सारी चीज़ें मिक्स एंड मैच हो जाती हैं।
बहुत सारी चीज़ें, जैसे मैंने कास्ट का सिस्टम बताया था, जो एक इस्लाम में जैसे अशरफ, अजलफ और अरजल वाला सिस्टम है, वो और कहीं एग्जिस्ट नहीं करता, वो साउथ एशिया में ही एग्जिस्ट करता है, क्योंकि यहाँ पे हिंदुइज्म का जो कास्ट सिस्टम का जो फंडा था वो अप्लाई हो गया वहाँ पे। तो जो लोग अलग अलग कास्ट से जो लोगों ने कन्वर्ट किया इस्लाम में, वो लोग आज भी उसी कास्ट का सिस्टम फॉलो करते हैं कि हम अपर कास्ट है, तुम लोअर कास्ट हो, भले ही आप सेम उम्मा का हिस्सा हो। ठीक है। सोशल एंथ्रोपोलॉजी प्राइमरली एग्जामिन्स क्या क्या, किस चीज़ के बारे में बात करते हैं, जो ये मैंने इंस्टीट्यूशन बताया आपको, किनशिप, फैमिली, शादी, डिसेंट क्या होगा आपका, लीनिएज कैसी होगी, इनहेरिटेंस कहाँ से आएगा, फैमिली ऑर्गेनाइजेशन क्या होगी, ये सब चीज़ों की बातें करते हैं। रिलीजन, मैजिक, रिचुअल्स, बहुत ही पॉपुलर आपका टॉपिक है सोशोलॉजी में, एंथ्रोपोलॉजी में, दोनों में। बिलीव्स कैसे होंगे आपके, मिथ्स क्या रहेंगे, रिचुअल्स क्या रहेंगी, टोटमिज्म, किस टाइप के भगवान को फॉलो करोगे आप, एंसेस्टर वर्शिप कैसी होगी, सोशल फंक्शंस ऑफ रिलीजन क्या रहेंगे, ये सारी चीज़ें। पॉलिटिकल इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन की बात करेंगे अगर हम, तो लीडरशिप, अथॉरिटी, लॉ, एक्सचेंज, रेसिप्रोसिटी, गिफ्ट इकोनॉमी, रीडिस्ट्रीब्यूशन, ये सारी चीज़ें आ जाएंगी इसमें। यानी ये हर दोनों आपको प्रिमिटिव में भी, और आपको इसको देखा जाए प्रिमिटिव समाज में भी, और आपको ये मॉडर्न इंडस्ट्रियल सोसाइटी दोनों में देखने को मिलता है। ठीक है। फिर अगर आप देखेंगे कल्चर एंड सोशल इंस्टीट्यूशन, ये वही देख, कस्टम्स, ट्रेडिशंस, वैल्यूज, सिंबल्स, लैंग्वेजेस, सोशल नॉर्म्स, ये भी हमें देखने को मिलती है। ठीक है। फिर हम देखते हैं ट्राइबल्स एंड इंडिजिनियस सोसाइटी, ये भी हमको दोनों जगह स्टडी करनी है। और सोशल एंथ्रोपोलॉजी किस तरीके से स्टडी करता है इसे, ये देखता है कि सोशल स्ट्रक्चर किस तरीके से होंगे। ठीक है। वो जो डेवलपमेंट हुआ शादी का या एजुकेशन का, वो किस तरीके से हुआ, किनशिप का डेवलपमेंट जो है, रिश्तेदारी जो है आपकी, आप किस तरीके से रिश्ते बनते चले जाते हैं, उसका डेवलपमेंट कैसे होता है। एक्लचरेशन, आप किसी कल्चर के बारे में किस तरीके से सीखते हैं, कि आपके सिर्फ माँ बाप सिखा रहे हैं आपको, या आप कहीं पे सीखने जा रहे हैं। ठीक है। जैसे हम अगर आगे पढ़ते हैं, जब हम पढ़ेंगे कल्चर में, तो हम घेटुआइजेशन पढ़ेंगे कि एक तरीके के लोग एक ही जगह पे रहते हैं, उससे भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है हमें। एक क्लास के लोग या एक कास्ट के लोग, बहुत सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। फिर एसिमिलेशन, किस तरीके से लोग मिलते जुलते हैं एक दूसरे से। मान लीजिए दो एक टोटली अलग, या जैसे मान लीजिए दो दो अलग जाति के लोग या दो अलग धर्म के लोग मिले, तो किस तरीके से एक्ट करेंगे। या जैसे मैं एज अ हिंदू अगर मान लीजिए मैं मस्जिद जाता हूँ, तो मुझे क्या एक्ट करना पड़ेगा, या मैं कोई गुरुद्वारा जाता हूँ तो मुझे कैसे एक्ट करना पड़ेगा, तो वो इसमें आ जाएगा। ट्राइबल डेवलपमेंट की बात होती है कि ट्राइबल्स का जो डेवलपमेंट हो रहा है, जैसे मोबाइल पेनिट्रेशन वगैरह हो रहा है वहाँ पे, इंटरनेट के बारे में उन्हें पता है, वहाँ पे उन्हें फॉर्म भरते आता है गवर्नमेंट एग्जाम का, ये सारी चीज़ें। एजुकेशन जो पढ़ रहे हैं, मॉडर्न सिलेबस पढ़ रहे हैं, अगर कोडिंग सीख रहे हैं, कंप्यूटर सीख रहे हैं, तो उसका डेवलपमेंट कैसे हो रहा है। ट्राइबल्स में अपने आप में समाज में क्या डेवलपमेंट हो रहा है, कि वो अपने आप से क्या लेकर आ रहे हैं, सरकार उनकी किस तरीके से मदद कर रही है। इट ऑल कम्स अंडर दिस। और कंपैरेटिव स्टडी करते हैं सोसाइटीज़ की। सोशल एंथ्रोपोलॉजी में हम कंपेयर करते हैं दो अलग अलग टाइप की सोसाइटीज़, कि भाई इसके पास क्या है, इसके पास क्या नहीं है, और यहाँ से यहाँ तक चेंज है। मान लीजिए अगर आया तो आया कैसे, सेम ट्राइब के लोग सपोज करिए एक अपने गांव में है, ठीक है, जो आपका ट्राइबल गांव है जंगल में, वहाँ पे है, और सेम ट्राइब के लोग अगर वो शहर आ जाते हैं, तो उनमें क्या डिफरेंस आया, सोच में क्या बदलाव आया, वो सारी चीज़ें भी ये पड़ता है। ह्यूमन बिहेवियर किस तरह से शिफ्ट होता है बाय चेंजिंग द सोशल सिनेरियो। ठीक है। अब ये जो सोशल एंथ्रोपोलॉजी है, इसके कुछ थिंकर्स देख लेते हैं हम। ठीक है। उसमें आएंगे आपके जेम्स जी फ्रेजर, किताब है इनकी द गोल्डन बो, बो होता है, ठीक है, द गोल्डन बो। और ये एक्सप्लेन डिफाइन करते हैं सोशल एंथ्रोपोलॉजी को, क्या बोलते हैं, ये सोशल एंथ्रोपोलॉजी एज अ ब्रांच ऑफ सोशोलॉजी प्राइमरी कंसर्न विद द स्टडी ऑफ प्रिमिटिव सोसाइटी। अब यहाँ पे मॉडर्न इंडस्ट्रियल सोसाइटीज के बारे में बात नहीं हो रही है, हमने भी वही डिस्कस किया कि हम मोस्टली फोकस कर रहे हैं सोशल एंथ्रोपोलॉजी में कि सोशल जो आपके कॉन्सेप्ट्स हैं सोशोलॉजिकल, जो हम मॉडर्न डे सोसाइटी में हमने उठाए हैं, जो हमने बनाए हैं, उसे हमको अप्लाई करना है प्रिमिटिव सोसाइटीज़ पे या ट्राइबल सोसाइटीज़ पे। वही हमने बात करी और वही बात कर रहे हैं जेम्स जी फ्रेजर की। ठीक है। ए आर रेडक्लिफ ब्राउन, इनका हम देख चुके हैं ऑलरेडी ये, लेकिन आप यहाँ भी मेंशन कर सकते हैं स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच जो है, कि हर चीज़ जो है आप मोस्टली आपके सोशल इंस्टीट्यूशन है जो, वो है जो कंट्रीब्यूट करते हैं सोशल ऑर्डर और सोशल स्टेबिलिटी को मेंटेन करने में, कि समाज जो है वो केओस से दूर रहे। ई ई एवांस पिचर्ड, ठीक है, ई ई एवांस पिचर्ड किताब द नूअर emphasized intensive field work arguing the social institutions can only be understood within their cultural context। अगर आप कल्चरल कंटेक्स्ट से बाहर निकल जाएंगे समाज के,
या अगर जिस कल्चर को आप पढ़ना चाहते हैं उसको भनक लग गई कि आप क्या करेंगे, तो वहाँ पे एक बायस आ जाता है, ठीक है, एक सब्जेक्टिव बायस आ जाता है। जैसे आप नहीं होते कि आप अगर घर पे हैं, ठीक है, और कोई मेहमान आने वाला है, तो आप अलग तरीके से एक्ट करने लगेंगे वो मेहमान के सामने। अगर आप चिल्ला चपेट करते हैं घर में, बदतमीजी करते हैं, तो अगर कोई मेहमान आता है जिससे आपको कोई कंसर्न हो, तो आप अच्छे से तमीज से पेश आएंगे घर में। होता है ये। सेम ये बात कर रहे हैं कि भाई अगर हम किसी और का कंटेक्स्ट पढ़ते हैं, मान लीजिए किसी ने किताब लिख दी किसी के ऊपर, किसी ट्राइब के ऊपर मैंने किताब लिख दी, और मेरी किताब से कोई सोशोलॉजिकल एक थ्योरी बनाना चाहता है, तो वो उस नज़रिए से देख रहा है जिस नज़रिए से मैंने देखा, अब उसको कुछ नहीं पता इसके बारे में इसके अलावा। तो वो बोलते हैं कि नहीं, हमें फील्ड वर्क करना ज़रूरी है, अगर हमें ये सारी चीज़ें कलेक्ट करनी है फर्स्ट हैंड, तो ये ज़रूरी रहता है। ई एडमसल होबल, ठीक है, एडमसन होबल जो है आपके, इनकी किताब है एंथ्रोपोलॉजी द स्टडी ऑफ मैन। बात क्या करते हैं होबल, कि सोशियोलॉजी एंड सोशल एंथ्रोपोलॉजी आर कॉम्प्लीमेंट्री डिसिप्लिन्स एज दे बोथ स्टडी सोशल रिलेशनशिप। बहुत ही इजी स्टेटमेंट है, और यही बोला कि सोशियोलॉजी और सोशल एंथ्रोपोलॉजी, इन्होंने सोशल एंथ्रोपोलॉजी को एक सब सब्जेक्ट नहीं बना है इसका, ठीक है, इसका कोई पार्ट, सोशियोलॉजी का कोई पार्ट नहीं है सोशल एंथ्रोपोलॉजी, ये बोलता है कि दोनों लेकिन कॉम्प्लीमेंट्री है एक दूसरे के, पूरक है, ठीक है। अब हम देखते हैं कन्वर्जेंस, देखते हैं सोशियोलॉजी का और एंथ्रोपोलॉजी का। अभी तक हमने कन्वर्जेंस मोस्टली नहीं देखा, पर यहाँ पे हमें देखने को मिला, क्योंकि मैंने ऑब्वियसली बताया कि ये ट्विन सब्जेक्ट्स है दोनों, ट्विन सब्जेक्ट्स, सिस्टर सब्जेक्ट्स भी बोल सकते हैं आप इसको, बहुत ही क्लोज है दोनों एक दूसरे से। द डिस्टिंक्शन बिटवीन सोशियोलॉजी एंड एंथ्रोपोलॉजी ग्रेजुअली नैरोड, ठीक है, बहुत ही अब इतना डिफरेंस नहीं है दोनों में, क्या डिफरेंस है वो देखेंगे। Sociologists increasingly use anthropological concepts and methods, while anthropologists now study modern and industrial societies as well. से पहले primitive society पढ़ते थे, अब वो modern society भी पढ़ रहे हैं anthropologists। जैसे इंडियन सोसाइटी एज अ होल अगर आप देखेंगे, और अगर आप उसके वो प्रिमिटिव एस्पेक्ट्स देखना चाहेंगे, जैसे कि कहाँ से डेवलपमेंट होता है इंडियन सोसाइटी का, तो आप भी एंथ्रोपोलॉजी ही पढ़ रहे हैं एक तरीके से। तो ये जो डिफरेंस है बहुत ही क्लोज आ गए दोनों के, कन्वर्ज हो गए हैं दोनों के कॉन्सेप्ट्स और आइडियाज। इसमें आपके थिंकर आएंगे टैलकॉट पार्सन्स, किताब द सोशल सिस्टम, और आर के मर्टन, इनकी किताब द सोशल थ्योरी ऑफ सोशल स्ट्रक्चर। दोनों बात इसी करेंगे, इंस्टीट्यूशंस और स्ट्रक्चर्स कैसे बनाते हैं बिगाड़ते हैं। तो ये क्या बात करते हैं, ये इन्होंने फंक्शनलिस्ट अप्रोच लेकर आई है, ये भी जो हम अभी तक पढ़ रहे हैं फंक्शनलिस्ट अप्रोच के, हर चीज़ समाज की स्टेबिलिटी और ऑर्डर मेंटेन करने के लिए ही काम करती है। तो ये लेकर आए कि भाई सोशल एंथ्रोपोलॉजी जो है ये मॉडर्न इंडस्ट्रियल सोसाइटी भी एनालाइज करता है, और इन लोगों ने प्रूव करके दिखाया है। जैसे अगर हम देखें क्राइम, तो क्राइम बेसिकली जो है दोनों का एक प्रिमिटिव समाज, आज से 10,000 साल पहले भी क्राइम होता होगा समाजों में, किसी ने किसी का सेब फल चुरा लिया, मैंगो चुरा लिया, ठीक है, किसी ने किसी का बच्चे को किडनैप कर लिया, वगैरह वगैरह, कुछ भी होता था, वो आज भी होता है। तो वो रिलेट कर रहे हैं कि कैसे वो एंथ्रोपोलॉजिकल अप्रोच जो है, फंक्शनलिस्ट अप्रोच जो है, उसको हम अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे भी। उस टाइम भी धर्म होगा कुछ तरीके का, आज भी धर्म है कुछ तरीके का, तो किस तरह समाज को बचाने का काम कर रहा है वो धर्म। फिर विलियम एच वाइट, किताब स्ट्रीट कॉर्नर सोसाइटी, okay, he demonstrated participant observation traditionally associated with anthropology can be effectively applied to urban and industrial communities. Participant observation, suppose मैं जानना चाहता हूं कि मैं एक सोशोलॉजिस्ट हूं एग्जांपल, और मैं जानना चाहता हूं कि कॉरपोरेट कल्चर किस तरह से ऑपरेट करता है, तो मैं जाऊंगा वहां का जो एमडी या सीईओ होगा, मैं उनसे जाऊंगा, उनसे परमिशन लूंगा कि सर आई वांट टू एनालाइज द कॉर्पोरेट कल्चर इन योर इंस्टीट्यूशन, ठीक है, तो मैं ये समझना चाहता हूँ, तो आप मुझे परमिशन दे दीजिए कि मैं यहाँ पे एज एन एम्प्लॉय कुछ समय काम कर सकूँ, पर आप ये बात किसी को नहीं बताएंगे, ये बात सिर्फ आप तक रहेगी, और मुझे आपको स्टडी करना भी नहीं है, मुझे समाज को स्टडी करना है कि आपका काम कैसे हो रहा है। मैं जाऊँगा एज ए एम्प्लॉय, घुल मिल जाऊँगा सबसे, और मेरा काम रहेगा सिर्फ ऑब्जर्व करना कि अच्छा ये इस तरह से एक्ट करते हैं, जब बॉस आ जाते हैं तो ये इस तरह से इनका एक्ट चेंज हो जाता है, अगर कोई बड़ा टास्क आ जाता है तो रात रात भर काम कर रहे हैं लोग, क्यों कर रहे हैं, बॉर्न होमी कैसी है, पीयर प्रेशर कैसा है, कल्चर सिस्टम कैसा है कि भाई एचआर बोल रहा है कि रंगोली बनानी है तो बना रहे हैं, वगैरह वगैरह, इस तरीके की बात है। तो बोल रहे पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन, जो कि हम पहले से प्रिमिटिव ट्राइब्स में अप्लाई करते थे, कि हम उनका कल्चर स्टडी करने के लिए वहाँ जाके बैठ जाते थे और पढ़ते थे, समझते थे कि भाई ये जो एक्ट कर रहे हैं ऐसा क्यों कर रहे हैं, वो अब हम अर्बन और मॉडर्न सोसाइटी में भी अप्लाई कर सकते हैं। तो वाइट का कहना ये है, ओके।
अब थोड़ा कंटेम्प्रेरी रिलेवेंस देख लेते हैं कि आज के समय में कैसे काम आता है ये सोशियोलॉजी एंथ्रोपोलॉजी का जो कन्वर्जेंस है वगैरह वगैरह। तो ये कॉम्प्लीमेंट करते हैं कैसे कि कल्चर डाइवर्सिटी को देखते हैं, ये सोशल चेंज को देखते हैं, और ये नए जो ग्लोबल चैलेंजेस हैं उनके बारे में बात करें, जैसे एआई हो गया आपका, ट्राइबल राइट्स हो गए आपके, ठीक है, इन्वायरमेंटल राइट्स हो गए, ये सब एंथ्रोपोलॉजी का हिस्सा है क्योंकि प्रिमिटिव सोसाइटी से डील करते हैं, ठीक है। तो पहला है आपका ट्राइबल डेवलपमेंट एंड इंडिजिनस राइट्स। तो एंथ्रोपोलॉजी प्रोवाइड्स इनसाइट्स इनटू ट्राइबल सोसाइटीज व्हाइल सोशियोलॉजी एक्सप्लेन्स देयर इंटीग्रेशन इनटू मॉडर्न सोसाइटी। ये बता एंथ्रोपोलॉजी ये बताता है कि भाई जो ट्राइबल सोसाइटी वो काम कैसे करती है, और सोशियोलॉजी बताता है कि इनको समाज में कैसे जोड़ा जाए। अब आगे चल के पढ़ेंगे, दो वर्ड होते हैं, एक इंटीग्रेशन एक एसिमिलेशन, दोनों का मतलब अलग अलग है, ठीक है। तो हम आगे चल के पढ़ेंगे वो सब क्या है। तो अभी बता देता हूँ, जैसे इंटीग्रेशन है कि समाज के जो वो तबका है जो पिछड़ा हुआ है उसको कैसे जोड़ा जाए मेन विचारधारा से जो चल रही है समाज में, वो जरूरी है, लेकिन इतनी भी जरूरी नहीं है कि उनका पूरा कल्चर ही खत्म हो जाए, ये भी हमें देखना है। एसिमिलेट नहीं करना है उन्हें, इंटीग्रेट करना है समाज में। तो वो वर्ड्स जब हम वर्ड प्ले देखेंगे उसका आगे चल के, तब आपको समझ में आएगा क्या है वो, ठीक है। हम जब रिलीजन कल्चर पढ़ेंगे तब उसमें समझ में आएगा। एग्जाम्पल, पैसा एक्ट, फॉरेस्ट राइट्स एक्ट, पीवीटीजीज जो हमने बनाए हैं, 86 पीवीटीजीज है जो टोटल। तो पीवीटीजीज का जो काम है वो किस तरीके से होता है, क्यों बनाया गया पीवीटीजीज को, पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स, ये पिछड़ों में भी पिछड़े हैं, ओके। तो उनका डेवलपमेंट वगैरह, तो इसको स्टडी करना ये काम है कंटेम्प्रेरी रिलेवेंसेस का। एथनोग्राफिक रिसर्च करना, जरूरी थोड़ी है जितने हमको फॉसिल्स मिले हैं उतने ही फॉसिल्स हो, उससे ज़्यादा भी तो हो सकता है, ह्यूमन डेवलपमेंट हो सकता है कहीं और से भी शुरू हुआ हो, है ना। अलग अलग हम वो चीज़ें पढ़ सकते हैं। हर बार कोई एक नई स्टडी आती है जो हमारा नज़रिया बदल देती है उन चीज़ों को देखने का, कि हाँ यहाँ से ऐसा डेवलपमेंट हुआ होगा। तो पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन, फील्ड वर्क इंक्रीजिंगली यूज इन स्टडी कम्युनिटीज ऑर्गेनाइजेशन एवरीडे सोशल लाइफ। अब अगर मैं बोलूँ आपसे कि बलि देने का जैसे कॉन्सेप्ट है, तो ये ट्राइबल कॉन्सेप्ट है, लेकिन आज के टाइम में भी अप्लाई होता है, तो उसकी स्टडी करना, ये सब चीज़ें आती हैं इसमें। अब मैं जैसे मैंने एक एग्जांपल, अगर आपने मेरा एंशिएंट इंडिया वाला जो अगर वो पढ़ा होगा एनसीईआरटी डिस्टिल का कोर्स, उसमें मैंने एक एग्जांपल दिया था जब मैं हड़प्पन सिविलाइजेशन पढ़ा रहा था, और शायद इसमें भी दिया है मैंने, कि जो कॉन्सेप्ट है भगवान शिवलिंग, जो महादेव का शिवलिंग है उसको अभिषेक करने का, वो आर्यन कॉन्सेप्ट है ही नहीं, वो हिंदू कॉन्सेप्ट है ही नहीं। आपके किसी वेद में नहीं लिखा है कि आपको अभिषेक करना है महादेव का, कहीं नहीं मेंशन्ड है ये। एक्चुअली वेदों में तो नाम भी नहीं है महादेव का, शिव नाम कहीं नहीं है, रुद्र नाम है वहाँ पे, और रुद्र बोला जाता है कि एक अलग भगवान थे जिनको एसोसिएट कर दिया गया शिव के साथ। तो उसका जो डेवलपमेंट है ये जल अभिषेक करने का महादेव का, ये कहाँ से उत्पन्न होता है। तो ये एक कल्चर था जो कि हड़प्पन सिविलाइजेशन में भी हमने देखे, फैलस जो साइंस थे वो सब इस रीजन का कल्चर था। जब वहाँ से आर्यन का इन्वेजन हुआ, उन लोगों ने ये सब चीज़ें देखी, तो उन लोगों ने उस चीज़ को एसिमिलेट कर लिया धीरे धीरे, और वो भी परफॉर्म करने लगे। ये सब यज्ञ यज्ञ करना तो उनके इसमें था, पर ये अभिषेक करना भगवान का, ये सब चीज़ें इवॉल्व हुई हैं धीरे धीरे, तो उसकी स्टडी करना, ठीक है। तो एग्जाम्पल इसमें और आते हैं कैसे, स्लम की स्टडी, विलेज स्टडी, ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर। ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर का एग्जांपल अभी मैंने दिया था आपको, कॉर्पोरेट कल्चर के बारे में अगर जानना चाहते हैं तो वो स्लम स्टडी। ये पर्टिकुलरली जो है गेटोइजेशन का मैंने एग्जांपल दिया था, तो एक पर्टिकुलर तबके के लोग ही एक पर्टिकुलर जगह पे क्यों रहते हैं, वो आ जाता है इसमें एथनोग्राफिक रिसर्च में। ग्लोबलाइजेशन एंड कल्चरल चेंज, ये आजकल का नया फंडा है एक। दोनों चीज़ें देखती हैं कि भाई किस तरह से माइग्रेशन होता है। जैसे भारत से कोई वहाँ गया, मान लीजिए कोई भी देश गया, पोलैंड चला गया, जर्मनी चला गया, अमेरिका चला गया, अपना कल्चर साथ लेके जाते हैं, पूजा करना, अपनी भाषा लेके जाते हैं साथ में, खाना बनाने का तरीका लेके जाते हैं, सलीका लेके जाते हैं, बात करने का, ये सब चीज़ें लेके जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है, इसका जो हम अगर इसकी पढ़ाई पढ़ें इसके बारे में, तो हम कैसे देखेंगे इसको। तो ये बोथ डिसिप्लिन जो है ये क्या एग्जामिन करते हैं कि जो ट्रांसफॉर्मेशन आएगा कल्चर में, जैसे मिक्स कल्चर जैसे सिस्टम है, जैसे लंदन हो गया आपका, हर जगह के पूरी दुनिया के हर आपको नेशनैलिटी का बंदा मिल जाएगा लंदन में या न्यूयॉर्क में। उसका कारण ये, तो अब उस अलग अलग लोगों के मिलने से अलग अलग सोशल सिस्टम डेवलप होता है, अलग चीज़ें डेवलप होती हैं, क्रॉस कल्चरल लिंक होते हैं, इंटररेशियल शादियाँ हो रही हैं,
ठीक है, एक किसी, मान लीजिए किसी इंडियन ने किसी अमेरिकन से, किसी जर्मन से शादी कर ली, तो उनके घर का कल्चर कैसे होगा, तो वो सारी चीज़ें आ जाएंगी, तो लोकल कल्चर में चेंज, आइडेंटिटीज में चेंज। अब जो मान लीजिए इंडियन ने जर्मन से शादी करी थी, अब उनका जो बच्चा होगा वो क्या कहलाएगा, अपना नाम क्या बोलाएगा वो, कि वो कहाँ से आया है, तो जो मिक्स रेस है वो किस तरीके से बनती है, वो सब चीज़ें आएंगी इसमें। ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशन जो है उनमें कैसे चेंज आ रहा है, एजुकेशन में किस तरीके से चेंज आ रहा है एआई के आने के बाद से, मालूम सोच लीजिए आप, या प्रोफेशनलिज्म किस तरह से बदल रहा है, वो सब चीज़ें आती हैं इसमें। ओके, एग्जाम्पल कल्चरल होमोजेनाइजेशन, जो अभी शादी वाला एग्जाम्पल दिया था मैंने, मैकडोनलाइजेशन, ये भी हम पढ़ेंगे मैकडोनलाइजेशन क्या होता है, और हाइब्रिड कल्चर्स, माइग्रेशन एंड डायस्पोरा, वो सब पढ़ेंगे हम। वर्क में मैकडोनलाइजेशन, फोर्डिफिकेशन वगैरह सब कुछ आएगा, वो अलग प्रोसेस है, अभी उसमें अभी अपन नहीं चलते, बहुत लंबा हो जाएगा ये तो सब कुछ। स्टडी माइग्रेशन, ठीक है, अभी जो एग्जांपल दिया माइग्रेशन पढ़ते हैं, डायस्पोरा स्टडीज होती हैं, कल्चरल एडेप्टेशन वगैरह होता है, ये सब चीज़ अभी जस्ट पहले ही एग्जांपल था इसका। इंडियन डायस्पोरा, भारत में यानी जो भारत के लोग बाहर रहते हैं, वो इंटरनल माइग्रेशन कैसे हो रहा है, बिहार के लोग महाराष्ट्र आ रहे हैं काम करने के लिए, तमिलनाडु जा रहे हैं काम करने के लिए। रेफ्यूजी कम्युनिटीज़, किस तरीके से रेफ्यूजीज इधर से उधर, उधर से इधर आते हैं, जैसे हमने पहले बांग्लादेश का देखा, ठीक है, फिर हमने म्यांमार का देखा। ओके, तो ये अलग अलग सिस्टम है आपका, रेफ्यूजी क्राइसिस है जो माइग्रेशन हो रहा है। इटली में आप देख रहे हैं कि कैसे मोरक्को से लोग बोटे भर भर के पहुंच रहे हैं, लीबिया से बोटे भर भर के इटली पहुंच रहे हैं लोग, वो इश्यूज, वो सारी चीज़ें कवर होती हैं इसमें। आइडेंटिटी एंड एथनिसिटी, एलजीबीटी क्यू कम्युनिटीज़ हो गई, फिर इश्यूज हो गए जैसे नॉर्थ ईस्ट इंडिया वालों को कैसे इशू होते हैं जब वो मेन लैंड में आते हैं। ओके, फिर आपका टूरिज्म वगैरह हो गया, टूरिज्म स्टडीज़ हो गई, ये सब आता है इसमें। एथनिसिटी, लैंग्वेज, ट्राइब, कल्चर, लैंग्वेज चेंज हो रही है जेनजीज की वजह से, जैसे जेनजीज का जो लिंगो है वो किस तरीके से इम्पैक्ट करता है मेन आपकी लैंग्वेज को। ओके, तो फिर इंटरनेट कैसे इम्पैक्ट करता है, पॉलिटिकल आइडेंटिटीज कैसे चेंज होती हैं बिकॉज ऑफ सपोज प्रोटेस्ट, कैसे लोगों ने तुरंत बीजेपी का हाथ छोड़ के बोला कि नहीं हम सीजेपी, हम तुम्हारे साथ हैं, वगैरह वगैरह। नॉर्थ ईस्ट इंडिया, ट्राइबल ऑटोनॉमी मूवमेंट्स जो ये होते हैं यहाँ पे, जल जंगल जमीन का आपने देखा होगा, ठीक है, जल जंगल जमीन, ये एक फंडा है। ट्राइबल्स इसके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ रहे हैं कि भैया हमको नहीं चाहिए डैम वैम वगैरह वगैरह, तो ये सब चल रहा है। और इंडिजीनियस राइट्स, ये भी हमने देखे कि इंडिजीनियस राइट्स कैसे इम्पैक्ट करते हैं, कि उनको, लोगों को अपनी भाषा बोलने का, अपने जंगलों पे, अपने संसाधनों पे अधिकार चाहिए है, वो देखा हमने। डिजिटल एंथ्रोपोलॉजी एक नया कॉन्सेप्ट आता है, ये डिजिटल टेक्नोलॉजी का इम्पैक्ट देखता है कम्युनिकेशन, बातचीत करने का जो तरीका है आपका, लैंग्वेज इवोल्यूशन है ये सब, और सोशल इंटरेक्शन किस तरीके से होता है आपका, क्योंकि हम उसी की बात कर रहे हैं कि कन्वर्जेंस कैसे होता है, तो सोशल इंटरेक्शन, बात करने का तरीका, हाव भाव का तरीका, ये किस तरीके से बदल रहा है लोगों का, सिंबल्स किस तरीके से, नए सिंबल्स वो चेंज ला रहे हैं समाज में, ये सब चीज़ें बातें करता है ये डिजिटल एंथ्रोपोलॉजी। तो ये जो डिजिटल कंटेक्स्ट है आज के टाइम का, इंटरनेट का पेनिट्रेशन जो है समाज में किस तरीके से हो रहा है, वो क्या बदलाव ला रहा है समाज में, वो सब चीज़ों की बात हो रही है इसमें। तो एग्जांपल जैसे इसका हो गया सोशल मीडिया कम्युनिटीज, वायरल आइडेंटिटीज, ऑनलाइन रिचुअल्स, डिजिटल कल्चर और ओके, इन्फ्लुएंसर का कोई फॉलो करता है तो जो वो इन्फ्लुएंसर जो बात करेगी, आप भी उसी लिंगो से बात करने की कोशिश करेंगे, कूल लगने के लिए, जो भी है आपका कल्चर, ठीक है। फिर पब्लिक पॉलिसी और इंक्लूसिव डेवलपमेंट में भी काम आता है। जब हम इन सब चीज़ों की स्टडी कर लेते हैं तो अब हम जो लोग पीछे छूट गए हैं उनको मेन विचारधारा में लाने की कोशिश कर सकते हैं, मेन स्ट्रीम में लाने की कोशिश कर सकते हैं। उसके लिए पॉलिसी डेवलपमेंट होती है, किस तरीके से उनकी लैंग्वेज को बचाया जाए, उनके कल्चर को बचाया जाए, इस सारी बातें हो सकती हैं। तो ये सब चीज़ें करते हैं, उनके एजुकेशन प्रोग्राम्स, पब्लिक हेल्थ इंटरवेंशन, न्यूट्रिशन मिशन। अब जैसे अगर आपको पता होगा कि एक मध्य प्रदेश में एक ट्राइब है, सहारिया ट्राइब करके, ठीक है, तो दे आर द मोस्ट माल न्यूट्रिशन पीपल ऑन इन इंडिया, मोस्ट, और उसके अपने कारण है, तो उनके लिए जो इश्यूज हैं उनके क्लियर करने के लिए, तो उसके लिए अलग अलग प्रोग्राम बनाए जाते हैं, तो सबके लिए ये सारे सिस्टम होते हैं। तो एंथ्रोपोलॉजिकल इंसाइट सपोर्ट्स कल्चरली सेंसिटिव पॉलिसीज फॉर ट्राइबल वेलफेयर, हेल्थ, एजुकेशन, रूरल डेवलपमेंट एक्सेट्रा। ओके, अब एक और ये आपका कंक्लूजन फंडा, ठीक है। एंथ्रोपोलॉजी हेल्प्स अंडरस्टैंड कल्चरल डाइवर्सिटी, सोशियोलॉजी एक्सप्लेन्स हाउ डाइवर्स कल्चर्स इंटरैक्ट, चेंज एंड फंक्शन विद इन अ वाइडर सोसाइटी।
कल्चरली कैसे समाज भिन्न है, ये तो एंथ्रोपोलॉजी बताता है, लेकिन सोशियोलॉजी क्या बताता है कि भाई ये जो भिन्न समाज है, ये आपस में एक दूसरे से इंटरेक्शन कैसे करता है, घुलता-मिलता कैसे है और एक कैसे है ये, टिका हुआ कैसे है, स्टेबिलिटी कैसे मेंटेन्ड है, ये बात करता है सोशियोलॉजी। ओके, तो आई होप आपको ये कल जो लेक्चर था ये अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। कुछ भी ज़्यादा टफ नहीं है। आई होप बस जो आपके थिंकर्स है वो आपको थोड़ा-सा उस पे ध्यान देने की ज़रूरत है। इससे ज़्यादा तो कुछ करना नहीं है ना? और समझाना ज़रूरी रहता है क्योंकि मोस्टली थिंकर्स की थ्योरी आपको बताना ज़्यादा ज़रूरी है। एग्ज़ाम्पल्स के थ्रू इसलिए मैं बताता हूँ। इससे थोड़ा-सा टाइम लग जाता है। ऑलराइट, सो विद दैट आई विल टेक योर लीव। अगर आपको कुछ भी डाउट हो, प्लीज़ कमेंट बॉक्स ओपन है, अपना डाउट कमेंट में डाल दीजिएगा, मैं जवाब देने की कोशिश करूँगा। नोट्स डाउनलोड कर लीजिएगा। इसके बाद हमारा बस एक लेक्चर बचता है इस टॉपिक का, जिसका नाम है सोशियोलॉजी एंड साइकोलॉजी। साइकोलॉजी से हमारे दिमाग से कैसे रिलेट कर सकते हैं सोशियोलॉजी को, और जो साइकोलॉजी के जो अलग-अलग एस्पेक्ट्स हैं, उनके बारे में हम बात करेंगे अगले लेक्चर में। ठीक है? तो मिलते हैं जल्दी। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।